1 साल से भी ज्यादा समय से दो समुदायों के बीच युद्ध से जूझ रहा मणिपुर फिर से उबाल पर है। सितंबर 2024 के 9 दिनों में ही प्रदेश में 7 मौतें हो चुकी हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और ये बुलेटिन लिखे जाने तक जगह जगह फायरिंग जारी थी। असल में हुआ क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड पहले जान लीजिए। पिछले साल 3 मई 2023 के दिन मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़की और ये हिंसा भड़की ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, जिसको आत्सुम कहते हैं, उसकी रैली के बाद। आत्सुम जो है वो जनजातीय छात्रों का संगठन है जिसने 3 मई को रैली निकाली थी। रैली क्यों निकाली थी? क्योंकि इस रैली में वो मणिपुर हाई कोर्ट के उस निर्णय का विरोध कर रहे थे जिसमें हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इस रैली का मैतेई छात्रों ने विरोध किया और चूंकि आत्सुम में कुकी छात्रों की बहुलता है तो कुकी और मैतेई प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हो गई। इस शुरुआती झड़प के बाद दोनों ही ओर के उग्रवादी संगठन और सशस्त्र लोग इसमें शामिल हो गए। फिर वो एक दूसरे का कत्ल करने लगे, घरों में आग लगाने लगे और ये सिलसिला अब तक जारी है। ये इस संघर्ष का संक्षिप्त रिकैप था। हम कई बार इस संघर्ष पर विस्तार से बात कर चुके हैं, उन एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस हिंसा का परिणाम रही मौतें, विस्थापन और विभाजन। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन विस्थापित लोगों का बड़ा हिस्सा आज भी मणिपुर के अलग अलग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर है। साथ ही मैतेई और कुकी समुदायों ने भी अपने अपने इलाके बांट लिए हैं। कुकी पहाड़ियों में रह रहे हैं तो मैतेई घाटियों में महदूद होकर के रह गए हैं। हिंसा के इस पूरे एपिसोड में कभी कभी शांति का वक्फा भी आता था। दोनों समुदायों में बातचीत करने की असफल कोशिशें भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे भी हुए और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दौरे किए, लेकिन एक खिंचाव या हिंसा की आशंका हमेशा बनी रहती थी। और फिर आया सितंबर 2024 का महीना जब हिंसा फिर से भड़की। इसकी शुरुआत हुई 2 सितंबर को। इस दिन राज्य की राजधानी इम्फाल के इम्फाल वेस्ट वाले हिस्से में बम धमाके हुए। इस घटना में 3 लोग घायल हुए। मणिपुर पुलिस ने कहा कि यह ड्रोन की मदद से की गई बमबाजी थी जिसमें संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने जिसे संभवतः अंजाम दिया था। इस घटना के पहले तक मणिपुर में सर्विलांस और वीडियो रिकॉर्डिंग भर के लिए ही ड्रोन का इस्तेमाल देखा और सुना गया था। यह पहला मौका था जब ड्रोन के इस्तेमाल से हमला किया गया। 3 सितंबर को मणिपुर के डीजीपी का बयान आया। उन्होंने ड्रोन के इस्तेमाल पर चिंता जताई, साथ ही बातचीत में इशारे दिए कि इस नए किस्म के वॉरफेयर में केंद्र सरकार की मदद ली जा सकती है। दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। आसाम राइफल एक कमेटी तो बना दी गई, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय। और प्लस जो हिल के एरियाज हैं, जो जहां पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे, उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके बाद खबरें आने लगी कि हिंसा में लिप्त दोनों समुदाय युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच 6 सितंबर की तारीख आई और इस दिन विष्णुपुर जिले के मोईरांग में रॉकेट का विस्फोट हुआ। विष्णुपुर वो इलाका है जो मैतेई बहुल इम्फाल और कुकी बहुल चूराचांदपुर के बीच में पड़ता है। यहाँ पर मैतेई समुदाय के ही लोग रहते हैं। 6 सितंबर के दिन यहाँ पर एक घर पर रॉकेट गिरा और जोरदार धमाका हुआ। यह घर था मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता मायरेम्बम कोईरांग सिंह का। रॉकेट के ब्लास्ट से वो घर तबाह हो गया और पास में ही पूजा कर रहे 70 वर्षीय मैतेई व्यक्ति की मौत हो गई। इल्जाम लगा कुकी समुदाय के लोगों पर। एल्विन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री एम कोईरांग के पोते हैं, वो बताएं कोईरांग की उस दिन हुआ क्या था और आप लोग कैसे बचे? यहाँ पे लगभग 10 लोग था यहाँ पे और मैं भी था यहाँ पे, पर फॉर्चुनेटली मैं अंदर घुसा था और जब मैं मेरे रूम पहुँच गया था वो मैं आवाज सुन के मैं यहाँ पे भाग के आया। बाल जान बची आपकी? हाँ। और जब मैं यहाँ पे भाग के आया था, वो जो डिसीज्ड हुआ था यहाँ पे ले डाउन करके ऐसा और सब कुछ, मतलब पैनिक में पता नहीं वो मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोशिश किया था और उसी समय में भी मुझे सुना है कि वो मेरे आंटी वो शॉक कर रहे थे कि मेरा छोटे बहन वो इंजर्ड है। लेकिन कुकी समुदाय की ओर से खबरों में कहा गया कि मैतेई समुदाय ने ही रॉकेट फायर किया था जो उनके ही इलाके में आकर के गिर गया।
अब यहाँ पर जो रॉकेट गिरा था, ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसका इस्तेमाल आरपीजी के जरिए उसे मारा गया था। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर वो रॉकेट का हमला हुआ था और ये घर है मणिपुर के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री एम कोइरांग का। यहाँ उनकी समाधि है, स्टैचू लगाया गया है, ये उनका घर है। और जहां मैं हूं यहाँ से जो घाटी और पहाड़ के बीच मिलती हुई सीमा है, फुटहिल है, उससे ज्यादा दूर नहीं, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो पिछले साल तक पॉम्पी गन का इस्तेमाल करते थे, देसी पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके बनाते थे, उससे ये तकनीक आगे है, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर एक रॉकेट फेंकना जाहिर है उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन। तो जैसे ही रॉकेट का टुकड़ा गिरा, धमाका हुआ, उस धमाके का असर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो खिड़कियां थी, शीशे, ये टूट गए। और क्या हुआ उस दिन दरअसल यहाँ एक पूजा चल रही थी, तो एक पुजारी जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे वो इस हमले की चपेट में, उनकी मौत हो गई और यहाँ उनका शव पड़ा हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, ताकत देखिए उस रॉकेट की जो यहाँ पर गिरा, धमाके के निशान यहाँ पर हैं। ये एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट में, जो कि काफी मजबूत है, स्प्रिंटर्स ने यहाँ पर निशान बना दिए, 1 2 3 4 ऐसे कई निशान हैं। और ये बताता है कि जो रॉकेट गिरा, जो धमाका हुआ, वो कितना ताकतवर था, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा था। लेकिन हिंसा की कहानी यहीं नहीं रुकती है। 7 सितंबर की सुबह से जिरीबाम में हिंसा की शुरुआत हुई। जिरीबाम यानी मणिपुर के पश्चिमी हिस्से में बसा इलाका जो असम की सीमा से सटा हुआ है। इस इलाके में भी कुकी और मैतेई लोगों के बीच सरहदें बटी हुई हैं। तो 7 सितंबर के दिन जिरीबाम में हिंसा शुरू हुई और 2 हथियारबंद मैतेई और 4 हथियारबंद कुकी लोगों की जान इसमें चली गई। और 8 सितंबर के दिन भी ये हिंसा जारी रही। इस दिन भारतीय सेना के एक पूर्व जवान की भी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लिमखोलाल माते असम रेजिमेंट में हवलदार थे। सेवानिवृत्त होकर कांगपोकपी में वो रहते थे। 8 तारीख को वो अपने इलाके कांगपोकपी से गलती से इम्फाल वेस्ट के इलाके में चले गए और इम्फाल वेस्ट मैतेई बहुल इलाका है, वो बहुत देर तक कांगपोकपी में नहीं लौटे और 9 तारीख की सुबह खेतों में उनकी लाश दिखाई दी। खबरों के मुताबिक उन्हें मैतेई लोगों ने पीट कर मार डाला था, ऐसे आरोप लगे। 8 सितंबर को ही कांगपोकपी में मौजूद सीआरपीएफ के कैंप में अनजान लोगों ने अटैक किया। इस हमले में एक स्थानीय कुकी महिला की मौत हो गई। 8 सितंबर के ही दिन बिष्णुपुर और इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोगों ने रैलियां निकाली। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कुकी समुदाय से जुड़े लोगों पर और दूसरी तरफ मणिपुर के कुकी बहुल इलाकों में भी रैली निकल रही थी। वो मैतेई समुदाय के लोगों पर अपने हिस्से के इल्ज़ाम लगा रहे थे। इम्फाल में मैतेई समुदाय की रैली के दौरान उग्र भीड़ राज्यपाल के आधिकारिक आवास की ओर बढ़ने लगी और सुरक्षा बलों को रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। दूसरे कई इलाकों में भी सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करके स्थिति को काबू में करना पड़ा। इतना सब होने के दरमियान राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक्टिव हुए। 7 सितंबर की शाम उन्होंने भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद बीरेन सिंह विधायकों के साथ गए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मिलने। इस मीटिंग में क्या हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इस मीटिंग में बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मांग की कि वो मणिपुर के यूनिफाइड कमांड की बागडोर सीएम के हाथों में दे दें। लेकिन बीरेन सिंह ने ऐसी मांग क्यों की? दरअसल साल 2023 में जब हिंसा भड़की तो दोनों ही समुदायों के बड़े हिस्से ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई, क्योंकि कुकी समुदाय का कहना था कि चूंकि बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो उनके एक्शन पक्षपातपूर्ण हैं। वहीं मैतेई समुदाय का कहना था कि बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के होकर भी अपने समुदाय के लिए जरूरी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरी हिंसा के दौरान लल्लन टॉप की टीम ने 4 से 5 बार मणिपुर का दौरा किया है और हमारी टीमों से स्थानीय लोगों ने इस तरह की बातें साझा की हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठती रही, लेकिन इस मांग को मानने के बजाय केंद्र सरकार ने एक एकीकृत कमान या यूनिफाइड कमांड का गठन कर दिया। इस कमांड का काम था कि इम्फाल में एक व्यक्ति पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था देखेगा और उस व्यक्ति की रिपोर्टिंग सीधे राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप कुमार का चयन किया, जिन्हें राज्य में एक्टिव हर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से लेकर अब तक राज्य के सीएम के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत कुछ रह नहीं गई। तो बीरेन सिंह इसी कमांड की मांग को लेकर के राज्यपाल के पास 7 सितंबर को पहुंचे थे। उन्होंने एक पत्रक भी राज्यपाल को सौंपा था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर यानी एनआरसी लगाने के साथ कुकी उग्रवादियों के साथ किए गए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एसओओ को भी वापस लेने की मांग की। ये एसओओ क्या है? केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने राज्य में एक्टिव कुछ कुकी उग्रवादी गुटों के साथ ये एसओओ एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत उग्रवादी और सुरक्षा बल एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हिंसा करेंगे और अपने अपने तय बंकरों में ही रहेंगे।
बीरेन सिंह की इन मांगों का इशारा एक चिट्ठी से भी मिलता है। 2 सितंबर को राज्य के भाजपा विधायक और बीरेन सिंह के दामाद इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये सही समय है कि केंद्र सरकार यूनिफाइड कमांड मणिपुर सरकार को सौंप दे। इन मांगों का मैतेई सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया, वहीं कुकी संगठनों ने इसका विरोध किया। कुकी संगठन अपनी पुरानी 2 मांगों पर टिके रहे, एक बीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाए और दूसरी कुकी लोगों को अलग केंद्र शासित प्रदेश दिया जाए। उनकी मांगों से जुड़े प्रेस रिलीज और पत्रक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन मांगों पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब बात करते हैं हथियारों की, इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु की। सुरक्षा बलों की चिंता है कि उग्रवादियों के पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं, क्योंकि अब ड्रोन्स और रॉकेट की बात भी हो रही है। एंटी ड्रोन गन्स अलग अलग हिस्सों में लगाई गई हैं। रॉकेट प्रोक्योरमेंट कैसे हो रहा है, इस पर जानकारी जुटाई जा रही है और इसके केंद्र में है एक देश, म्यांमार। इसकी सीमा मणिपुर से बिल्कुल लगी हुई है और ये मणिपुर में आने वाले हथियारों का बड़ा सोर्स है। म्यांमार और मणिपुर में हिंसा के बीच क्या संबंध है, इसे लेकर हमने कुछ डिफेंस सोर्सेज से बात की। उन्होंने जो बताया वो सुनते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है कि तो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, बॉर्डर सटा हुआ है। अब तो बॉर्डर बहुत पोरस है, तमाम ब्लॉकेड्स के बावजूद बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे म्यांमार के नेशनल जो हैं इंडिया में बार बार घुसने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों कई बार खबर आई थी कि म्यांमार के रहने वाले कई सारे लोग मणिपुर में घुस गए थे, उनको आर्मी के कैंप्स में अलग अलग कैंप्स में रखा गया था, फिर उनके देश वापस भेजा गया था, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती। ये तो लोगों का मूवमेंट हो गया। इसके अलावा म्यांमार में लंबे समय तक एक मूवमेंट रहा है एक सेपरेट चिन स्टेट बनाने का। चिन स्टेट बड़ी सी एक बड़ा प्रदेश है जिसमें म्यांमार का हिस्सा, मणिपुर का हिस्सा, थोड़ा बांग्लादेश का हिस्सा, ये सारे हिस्से को कंसोलिडेट करके एक बड़ा राज्य बनाने की योजना है, जिसमें मणिपुर को अलग कर लिया जाए इंडिया से। एक उनका बड़ा वहाँ के मिलिटेंट्स का प्लान रहा है। तो इस प्लान के ज़रिए वो बार बार इंडिया में वेपन्स को फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। जिन सोर्सेज से हमने बात की इंडियन आर्मी में और प्लस असम राइफल्स में, उन्होंने बताया कि लेकिन म्यांमार अकेला एक ऐसा देश नहीं है या एक अकेला ऐसा सोर्स नहीं है जो उग्रवादियों को और मिसक्रिएंट्स को बार बार हथियार देता हो। अगर आप कुकी उग्रवादियों की बात करें या मैतेई उग्रवादियों की बात करें तो इनके आउटफिट्स मणिपुर में तो एक्टिव हैं ही, इनके आउटफिट्स म्यांमार में भी एक्टिव हैं। कई सारे उग्रवादी गुट अभी भी म्यांमार में पनाह लेते हैं, म्यांमार में ट्रेनिंग लेते हैं, म्यांमार में फंडिंग लेते हैं और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करते हैं। फिर वो मणिपुर में आके या पूर्वोत्तर के अलग अलग इलाकों में आके अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी समझने की है कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स भी इन्वॉल्व है। जो गोल्डन ट्रायंगल की थ्योरी है, गोल्डन ट्रायंगल की थ्योरी से और ड्रग्स से जो फ्यूल्ड मनी है और ड्रग्स मनी से बार बार आर्म्स फ्यूल किए जाते हैं, इंजेस्ट किए जाते हैं मणिपुर में और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसके अलावा वेपन्स को मॉडिफाई भी किया जा रहा है। एक बड़ा वेपन का कैशे तो वो है जो शुरुआत में, इस पूरी हिंसा की शुरुआत में आर्मरी से लूटा गया था। वो आज तक उसका सारा जो सही अमाउंट है पता नहीं चला और सारा सही अमाउंट आज तक प्रोक्योर वापस लिया भी नहीं जा सका, प्रोक्योर किया भी नहीं जा सका। लेकिन आर्म्स को मॉडिफाई किया जाता है। जिस रॉकेट की बात हो रही है कि बार बार रॉकेट दागा गया, असल में जो कुकी समुदाय के लोग हैं, वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, वहाँ के जो विलेज वॉलंटियर गार्ड्स हैं, वो एक लंबा सा आईईडी बनाते हैं जिसको यूजुअली वो पोम्पी कहते हैं। वो कैनन गन की तरह होता है। उन्होंने पोम्पी को मॉडिफाई करना शुरू किया है तो पोम्पी अब रॉकेट लॉन्चर की तरह लगने लगा है। ड्रोन्स की भी अभी जांच की जा रही है कि ड्रोन्स कहाँ से आ रहा है और म्यांमार का जो इलाका मणिपुर से सटा हुआ है उन इलाकों में कई जगह अभी इस तरह के वेपन्स की क्रूड फैक्ट्रियां भी होने की बात सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। भारत से सटे म्यांमार के बड़े हिस्से पर म्यांमार सरकार का नियंत्रण नहीं है। वजह है वहां चल रहा हिंसक आंदोलन। वहां अत्याधुनिक ड्रोन और रॉकेट बहुतायत में हैं और उन्हें भारतीय सीमा में कैसे लाया जा रहा है, ये भी सुनिए। देखिए, जो म्यांमार की इस समय हालत है, वहां पर उनका जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये इंसर्जेंट ग्रुप्स काफी एरिया म्यांमार का कंट्रोल करते हैं और जो एरिया भारत के साथ लगा हुआ है और चीन के साथ लगा हुआ है, इसमें काफी एरिया उनके अभी उनके कब्जे में है। इस कारण से उनका आना जाना, चाहे वो बाकी के कंट्रीज हैं और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है उसमें भी इनका आना जाना पॉसिबल है। जहां तक इनके आने जाने का सवाल है, वो तो वहां पर वेजिटेशन इतनी ज्यादा है, जंगल इतने घने हैं कि निकलना कोई खास मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनको हथियार मिले तो मिलते किससे हैं। अब इसमें दो बातें हैं। जाहिर है कि ये बाहर की ताकतें देख करती हैं। ये बाहर की ताकतों में कौन हो सकता है? पहली बात तो है कि म्यांमार की आर्मी से तो इनकी लड़ाई चल रही है। चीन म्यांमार की आर्मी के साथ भी अपनी साठगांठ रख रहा है और इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी साठगांठ रख रहा है। और उसका कारण यह है कि वो उसको ये लगता है कि अगर सिविल वॉर होती है तो उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है म्यांमार में वो ना डूब जाए। इस चक्कर में वो दोनों की मदद कर रहा है। तो एक तरीका है कि हो सकता है वहां से आए हों, लेकिन ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बोलें तो वो बोलेगा कि मुझे क्या मालूम है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये हथियार पैसे से मिल रहे हैं, इन्होंने भी खरीद लिए होंगे। दूसरा एंगल ये है कि चीन क्योंकि म्यांमार को इतना कंट्रोल कर रहा है तो अमेरिका इससे बहुत खुश नहीं है। और सीआईए ने भी पहले कई जगह कई इंसर्जेंट ग्रुप्स की मदद की है वर्ल्ड में। तो इस पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये क्योंकि इतने ज्यादा आधुनिक हथियार आना, और हथियार आना ही काफी नहीं है, उसका एमुनिशन भी उसके बाद चलना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये मुझे लगता है कि यही दो तीन कारण हो सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार की एक और भूमिका की बात करते हैं। पिछले साल मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया था, जिसके मुताबिक मणिपुर में हमले और जातीय हिंसा भड़काने के पीछे म्यांमार के कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का हाथ है। ये संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों और विरोधी जातीय समूहों के सदस्यों पर हमला करने के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहे हैं। सेना उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी? देखिए, जहां तक सेना का सवाल है, सेना तो सिचुएशन को एक कंट्रोल में कई बार ला चुकी है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वहां की मणिपुर की, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। ये काफी गहरी प्रॉब्लम, यानी कि जो कुकी ट्राइब्स हैं, कुकी जो ट्राइब्स हैं, और जो मीती ट्राइब्स हैं जो मीती प्लेन्स में रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं काफी ट्रेडिशनली। उसी मुताबिक जो ये ट्राइबल लोग हैं, इनके रिश्तेदार, इनके जो लिंकेज हैं म्यांमार के अंदर, ये सदियों पुराने हैं। भारत की आजादी से बहुत पहले से हैं ये लिंकेज। अब उसमें कोई भी डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या स्टेट गवर्नमेंट का, जो आप कंपोजिशन देखें, अभी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं जो वो मीती हैं। अब वो कुछ भी बोलते हैं, उसको जो दूसरी पार्टी है वो तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करती है कि ये तो मीतियों का फेवर कर रहे हैं। उसी मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आप पूरे देश की हालत देखें तो भाई फेंसिंग पर लगाना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना आए, कम हो। लेकिन जब आप लोकल लेवल पे जाते हैं तो वही फेंसिंग जो है उसी ट्राइब को दो हिस्सों में बांट देती है। वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो जाहिर है कि जो जिनको हम बोल रहे हैं कि अलगाववादी हैं, और जो दूसरी साइड है बॉर्डर के, वो अपने इधर के जो लोग हैं ट्राइबल, उनके जो भाई बंद हैं, उनसे मिलना चाहेंगे और वो फेंसिंग को हर हालत में रोकना चाहेंगे। और वो रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप उपद्रव पैदा कीजिए। तो ये सब कारण मिलके इस सिचुएशन को जटिल बना देते हैं। जहां तक फौज का सवाल है और जो आर्मी का सवाल है, सिक्योरिटी बल पहले भी इसको कंट्रोल में ला चुके हैं, नई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से चल रही है और अभी भी कंट्रोल में ले आएंगे। जाहिर है कि उतनी ज्यादा फौज लगानी पड़ेगी जो लगाई है, और उसके बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी एजेंसीज भी उसी मुताबिक काम करेंगी। लेकिन उसके बाद में उसको पॉलिटिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। इस पूरी हिंसा में एक यूनिफाइड कमांड का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन कई डिफेंस सोर्सेस कहते हैं कि सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य की कमी भी ग्राउंड पर दिखती है। मौके मौके पर स्थानीय लोग कभी पुलिस तो कभी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हैं। सच क्या है, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। देखिए, अगर आप मणिपुर के जो लोकल फोर्सेस हैं उनकी बात करें तो उसमें देखिए दोनों ट्राइब के पुलिसमैन हैं, और ये जो पुलिसमैन होते हैं इनके ऊपर दोनों ही ट्राइब्स का प्रेशर भी होता है। मीतियों का ऊपर प्रेशर मीतियों के ऊपर होगा, और जो कुकी जो और बाकी ट्राइब्स के लोग हैं उनका प्रेशर उनके लोगों के पे होगा। इसलिए जो लोकल फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्स के साथ में उस तरीके से हर चीज जो है वो लोकल फोर्सेस के साथ शेयर नहीं की जा सकती।
और उसी हालत में क्या होता है कि, और यह भी नहीं कर सकते कि हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्स तो वही है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट प्रॉब्लम है। और इसीलिए बीच बीच में अलग अलग बयान आते हैं। कुछ समय पहले बयान आया था जी आप सेंट्रल फोर्सेस को उठा के ले जाइए यहाँ से। अरे वो तो आपसे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से उठा के ले जाइए। उसी मुताबिक सेंट्रल फोर्सेस जो हैं उसमें भी अलग अलग फोर्सेस हैं। आर्मी है, असम राइफल है, उसके बाद जो सीआरपीएफ है। तो ये सारे मिलाव जुलू के एक यूनिफाइड कमांड बनाई है। और यूनिफाइड कमांड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। तो उस हालत में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सामंजस्य की दिक्कत है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ खबर ऐसी आती है कि भाई कुछ लोकल फोर्सेस ने एक साइड की मदद कर दी और उसके बाद हिंसा भड़क गई, ऐसे आती हैं। और उसका मैंने आपको कंपल्शन भी बता दिया, क्योंकि उन लोगों की फैमिलीज भी वहां रहती हैं, तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। मणिपुर में ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, सुनते हैं पत्रकारों को। आज मणिपुर में इम्फाल में जो राजधानी है वहाँ पे मैतेई छात्रों ने एक रैली निकाली। उस रैली में उनकी ये मांग थी कि मणिपुर के डीजीपी को सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कुलदीप सिंह है, जिनको केंद्र ने बिठाया है, उनको उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पहाड़ियों के इलाके में, हिल्स के इलाके में कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आज उनकी भी यही मांग थी कि बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और उनकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो कुकी इलाके हैं उनको काट कर उनको अलग से एक यूटी की तरह डेवलप किया जाए। ये पुरानी मांग है उनकी। इसके अलावा इस हिंसा में जो 7 के आंकड़े हैं वो 11 के भी हो सकते हैं, इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। अनाधिकारिक जो आंकड़े हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं कि जब मिलिटेंट ग्रुप्स के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो हिल्स में और जो वैली में एक्टिव हैं, जब वो मारे जाते हैं, जो एक्टिव और बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अगर उनके मेंबर्स मारे जाते हैं तो उनके मेंबर्स के बारे में, उनकी डेथ के बारे में सूचित नहीं किया जाए, उनको चुपके चुपके क्रिमेट कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, लेकिन उनके बारे में जानकारी सही से कन्वे नहीं की जाती है। तो मरने वालों के आंकड़ों में भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, ऐसे कयास हैं। इसके अलावा जिरीबाम हो गया, बिष्णुपुर हो गया और जो तमाम फुट हिल्स के इलाके हैं, यानी घाटी को पहाड़ियों से जोड़ने वाले इलाके, उन फुट हिल्स के इलाकों में सर्विलांस और ट्रूप मूवमेंट थोड़ी बढ़ाई गई है, ताकि जो रिसेंट क्लैश है पिछले 8-9 दिनों का, उस पर लगाम लगाई जा सके।